हाय फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है PYQ। और PYQ के लिए कौन सा टॉपिक मैंने चूज़ किया है, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। अब आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कोई भी एग्जाम ले लीजिए, आप नाम ले लीजिए उसका, यूपीएससी का प्रीलिम ले लीजिए, CDS ले लीजिए, CAPF ले लीजिए, या फिर NDA ले लीजिए आप, या फिर स्टेट का कोई भी आप एग्ज़ाम ले लीजिए, पब्लिक सर्विस कमीशन का, आपको वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से आप बच नहीं सकते हैं। आपको कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन इक्का दुक्का इधर उधर से, कौन से पार्ट में आता है, क्या आर्टिकल है, उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं घुमा फिरा के एक या दो क्वेश्चन आपको आ ही जाता है। और इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। सेपरेट सेक्शन बना के हमें पढ़ना पड़ता है। आप खुद देखिए लक्ष्मीकांत में, अगर बुक आप रेफर करते हैं, अब मैं भी खुद रेफर करता हूँ, तो उसके अंदर उन्होंने सेपरेटली उसको डील किया हुआ है। तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो इंपॉर्टेंस है ना उस चीज़ का, हमें नहीं इग्नोर करना चाहिए। तो चलिए, वैसे तो मैंने अपने चैनल पे ऑलमोस्ट सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। एक ही आई थिंक मुझे बचा हुआ है, एक या दो बचा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दैट इज एक तो बचा है कैग और दूसरा बचा है GST काउंसिल। ये दोनों मुझे कराना है, मैं जल्दी करा दूंगा। लेकिन उससे पहले सोचा मैंने कि क्यों ना एक बार PYQ करते हैं, चेक करें हम कितने पानी में, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, और एक बार पूरा हमें कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया मिले। ये सीरीज और चलती रहेगी, और साथ में और भी वीडियोस आते रहेंगे जो कंसेप्ट बेस्ड है, और साथ में PYQ भी चलता रहेगा, जिससे हमें पता चले कि हमारा लेवल क्या है। चलिए, अब पहला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग, और ये UPSC 2023 का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे मिल जाएगा कहाँ से मैंने क्वेश्चन रेफरेंस के लिए लिया है, तो भी आपको पता चलेगा। ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से मतलब खुद से बना के नहीं दिया है, क्वेश्चन मैंने रेफर किया है, या फिर मैंने UPSC से लिया है, या फिर UPPCS से लिया है, तो अभी तो मैंने वहीं से क्वेश्चन लिए हुए हैं। चलिए, अभी द नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लास, देखिए नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लास जो है वो है 338B में। तो जो भी आप देखेंगे कोई भी बॉडी का नाम अगर किसी आर्टिकल में आता है, तो विच मीन्स दैट दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो पहला वाला तो है भाई नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एज सच कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं, ऑल्दो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिस, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिस, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अकॉर्डिंग बनाया गया है। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, इसके अकॉर्डिंग बनाया गया है। नेशनल लॉ कमीशन, अगेन इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके, एक अगेन इट्स अ स्टैच्यूटरी बॉडी, ओके, जो कि पार्लियामेंट के लॉ के बेसिस पे बनाया हुआ है। सेम गोज विद दिस ऑल्सो, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। एंड नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, इसको तो 1986 में सेटअप किया गया था। आप बोलते हो ना कंज्यूमर कोर्ट, इसके अकॉर्डिंग ही कंज्यूमर कोर्ट बनते हैं। वो भी अलग से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको बता देता हूँ, उसके लिए रेफरेंस के लिए अगर आप रेफर करना चाहते हैं, अगर इसके लिए पढ़ना है आपको, तो आप एक जो 10th की इकोनॉमिक्स की बुक आती है, उसके लिए कंज्यूमर कोर्ट का है, लेकिन ऑल दो थोड़ा सा आउटडेटेड है, लेकिन आपको वहां से रेफरेंस मिल जाएगा। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने लाख का अगर आपका प्रॉब्लम होता है, तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे या स्टेट लेवल पे जाएंगे या फिर सेंट्रल लेवल के अपना रिड्रेसल मैकेनिज्म में जाएंगे, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको आप इकोनॉमिक्स में अलग से हम कवर करेंगे। अदरवाइज इसका आंसर ओनली वन है। ओनली वन मीन्स नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। वैसे दो और है, बता देना चाहता हूं मैं इसी के साथ। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट SC, जो कि 338 में है। नेशनल कमीशन फॉर ST, जो 338A में है। अब आप बताइए कि 338A कब बना वो? जैसे इसको तो हमने 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद बनाया है, तो उसी तरीके से 338A बना है। ए मतलब ऑफकोर्स ये बात है, कोई ना कोई अमेंडमेंट के बाद ही बना है। तो दैट वाज 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में बना है। चलिए देखिए आप इसको जाके, अब इसको आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं इसमें, ठीक है। चलिए देखिए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, 338B में है। कौन से ईयर? 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018। NHRC एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, पार्लियामेंट के लॉ द्वारा बनाया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। नेशनल लॉ कमीशन अगेन इट्स अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी, एडवाइजरी बॉडी है। और यहाँ पे नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, इसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ओके, बाद में इसको उसमें अमेंडमेंट भी किए गए हैं, वही 2019। इसलिए आपको बता रहा था कि जो 10th की बुक में है वो पुराना डेटा गिवन है, लेकिन 2019 के अकॉर्डिंग जो चेंजेस हुए हैं, उसके बेसिस पे आप एक बार गो थ्रू करिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अटॉर्नी जनरल के बारे में जितनी बातें करें उतनी कम है।
क्योंकि देखिए अटॉर्नी जनरल के ऊपर मैंने यूनियन और स्टेट एग्जीक्यूटिव के ऊपर मैंने टोटल से 5 सीरीज बना रखी है पीआईक्यू की, वो भी देखिए। उसके अंदर अटॉर्नी जनरल भर भर के कवर किया, मैंने भर भर के कवर किया, क्योंकि क्योंकि दोनों में आता है ना, दोनों में आता है, अब इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते। क्या ये टेक पार्ट ले सकते हैं प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा? क्या है मेंबर बन सकते हैं लोकसभा के? क्या है लोकसभा में बोल सकते हैं? देखिए तीनों कर सकते हैं। यहां तक कि आपको बता देता हूं, एज पर द आर्टिकल नंबर 105 ही हैज द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एज वेल। ठीक है, इनको पार्लियामेंट्री प्रिविलेज भी मिलता है। ओके, जो भी इम्यूनिटीज एक एमपी को मिलती है वो सब इनको मिलती है। ही इज नॉट अ फुल टाइम काउंसिल, ये भी आपको बता देना चाहता हूं मैं। इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वही इनके लिए भी है। जैसे कि 5 साल का हाई कोर्ट का जज, 10 साल का हाई कोर्ट का एडवोकेट, या फिर कोई एमिनेंट जूरिस्ट। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट की अपनी मर्जी पे, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी पे कर सकता है इनको। ऑल आपको पता है प्रेसिडेंट की मर्जी कहीं चलती नहीं है, ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर आर्टिकल नंबर 74। आगे बढ़ते हैं। तो ये तीनों तो सही है भाई। अब चलो इसके ऊपर अब मैं बताने लगूंगा तो एक अटॉर्नी जनरल का सेपरेट वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ पे 1, 2 एंड 3, फोर्थ वाला नहीं है, वोट नहीं कर सकते। वाई ही कांट वोट? बिकॉज ही इज नॉट अ मेंबर। अगर मेंबर होते तो वोट कर सकते हैं, नहीं मेंबर है तो ही कांट वोट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही यहाँ पे ही कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग। अब मैं इसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ऑलरेडी मैंने समझाया है। ओके, बी अ मेंबर ऑफ द कमिटी ऑफ द लोकसभा, करेक्ट। स्पीक इन द लोकसभा, करेक्ट। एक्चुअली ये पार्लियामेंट के अंदर बोल सकते हैं, लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों में बोल सकते हैं। आपको बता देना चाहता हूं मैं, ये दोनों में दोनों का सेशन अटेंड कर सकते हैं। अगर कोई कमेटी बनती है दोनों हाउसेस में तो उसका मेंबर बन सकते हैं अगर इन्हें बनाया जाता है, लेकिन ये वोट नहीं कर सकते। बस ये आपको दिमाग में रखना है। ओके, बिकॉज ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि वोट वही कर सकते हैं जो एमपी हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कैग का है। देखिए कैग के ऊपर अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन इतना मैं समझता हूं कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए, तभी आप पीआईक्यू अटेंड कर रहे हैं। इन इंडिया, other than ensuring that public fund are used efficiently and for the intended purpose, जिस पर्पस के लिए रखा गया है, what is the importance of office of CAG? अभी देखिए, ये थोड़ा आराम से पढ़ेंगे इसको। CAG एक्सरसाइज एक्सचेकर कंट्रोल। देखिए ये जो टर्म्स हैं इसको थोड़ा सा ना ध्यान में देना। एक्सचेकर कंट्रोल ऑन द बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। पहली बात आपको बता देना चाहता हूँ, एक्सचेकर कंट्रोल मतलब पैसा इसके हिसाब से दिया जाएगा। देखिए हमारा जो कैग है ना, आपको सीधी बात बोलता हूँ, उसके आगे ना ऑडिट जनरल बस होना चाहिए था। एक कॉम्प्ट्रोलर बोलने की जरूरत ही नहीं है उसको, क्योंकि ही नेवर कंट्रोल द मनी। उसके हाथ में पैसा है ही नहीं। पहली बात, पार्लियामेंट उससे पूछ के पैसा नहीं देता किसी को। पार्लियामेंट सैंक्शन करता है, पैसा देता है, बात खत्म। गवर्नमेंट अपने हिसाब से पैसा इशू कर देती है, ओके, सैंक्शन कर देती है, कैग से नहीं पूछती है। कैग का काम आता है कि वो चेक करता है कि क्या पैसा सही जगह पे यूज हुआ है कि नहीं। उसका काम है ऑडिट करने का। तो हमारा जो कैग है ना, हमारा कैग की पावर बहुत लिमिटेड है एज कंपेयर टू ब्रिटिशर्स कैग। जो ब्रिटेन का जो कैग है उसके पास मतलब कंट्रोलिंग पावर भी है। हमारे यहाँ के कैग के पास कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं। तो पहला वाला तो गलत हो गया भाई। कैग रिपोर्ट ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट और प्रोग्राम बाय द मिनिस्ट्रीज विच आर डिस्कस बाय द पब्लिक अकाउंट कमिटी। बिल्कुल, इसलिए बोलते हैं कि पब्लिक अकाउंट कमिटी इज कैग क्या है? कैग इसका फ्रेंड एंड फिलोसोफर है। ठीक है, कैग यहाँ पे हेल्प करता है इनको, बिकॉज कैग की रिपोर्ट को ही तो डिस्कस करते हैं लोग, पब्लिक अकाउंट कमिटी। और पब्लिक अकाउंट कमिटी में कितने मेंबर होते हैं? 22 मेंबर होते हैं। कहाँ कहाँ से? 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा से। ठीक है, 15-7 का इक्वेशन है यहाँ पे। चलिए, अच्छा दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। अच्छा मैं ऑप्शंस भी देख लो या फिर पहले समझा ही दो? चलिए समझा देते हैं। इंफॉर्मेशन फ्रॉम कैग रिपोर्ट कैन बी डिस्कस बाय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टू प्रेस चार्ज अगेंस्ट दोज हु हैव वायलेटेड द लॉ व्हाइल मैनेजिंग पब्लिक फाइनेंसेस। बिल्कुल, ऑफ कोर्स कैग के रिपोर्ट पे, बिकॉज कैग का रिपोर्ट बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, पूरा क्लियर कट पता चलता है कि करप्शन धांधली उधली कहीं हुई है तो पता चल जाता है। कैग बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट ऑफिस है। यहाँ तक कि भीमराव अंबेडकर साहब ने बोला है कि कैग का जो ऑफिस अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको पूरी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमारे यहाँ पे कैग का रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है, आपको बता दूं मैं। तो इसीलिए एक अपने आप में ना उसको बनाने के लिए, इंडिपेंडेंस बनाने के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं तो बिल्कुल थर्ड वाला सही है। While dealing with the audit and accounting of the government companies, CAG has a certain judicial power। नहीं भाई, CAG के पास कोई जुडिशियल पावर नहीं है for prosecuting those who have violated the law। CAG can only report। CAG रिपोर्ट कर सकता है अपनी जो भी फाइल्स के अकॉर्डिंग जो भी उसको है रिपोर्ट दे सकता है, और रिपोर्ट देता हो प्रेसिडेंट को, आपको ये बात पता होगी, और प्रेसिडेंट उसको टेबल करता है। ठीक है,
और बाद में वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास जाती है और विद द हेल्प ऑफ द कैग उसको स्क्रूटनाइज किया जाता है। तो सेकंड और थर्ड सही है, यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ नहीं सही है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होता तो आप ये तो कर सकते थे कि फर्स्ट वाला आप हटा सकते थे। ठीक है, फर्स्ट वाला जहां भी था। अब यहाँ पे सेकंड और थर्ड में डाउट आता तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड है, वैसे बाय द वे बता दो आपको। चलिए मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया, अब इसके ऊपर क्या डिस्कस करना है। ओके, चलिए ऑलरेडी यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा इसको, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज अ ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कॉज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन कौन से रिपोर्ट वाइज देता है। द रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल नंबर 280 बिल्कुल करता है। यूनियन, देखिए जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपको सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, सबकी रिपोर्ट हमारा प्रेसिडेंट टेबल करता है पार्लियामेंट में। द रिपोर्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, देखिए पब्लिक अकाउंट कमेटी एक पार्लियामेंट्री कमेटी है, इसका रिपोर्ट क्यों टेबल करेगा वो, सोचिए। रिपोर्ट ऑफ कैग, ये तो अभी बताया मैंने। द रिपोर्ट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, बिल्कुल ये भी करता है 338, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एक। तो कहने का मतलब 1, 3 एंड 4, बिकॉज पब्लिक अकाउंट कमेटी इज इटसेल्फ अ पार्लियामेंट्री कमेटी, उसका रिपोर्ट क्यों टेबल करेगा। कैग का रिपोर्ट तो ये डिस्कस करते हैं, समझ में आई बात। तो इनका क्या रिपोर्ट, तो 1, 3 एंड 4 लिंक कर पा रहे होंगे, देखिए सब इंटरकनेक्टेड ही हैं, आपको एक बार गो थ्रू करना अच्छे से, आराम से हो जाएगा। आर्टिकल 281 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट दैट रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। Public Account Committee is a parliamentary committee in itself, and the reports are presented directly to the parliament by the committee itself, not through the president. Okay? And Article 151 of the Constitution state that CAG report on the account of union and state must be laid before the each house of the parliament. Okay? चलिए अब एक एक को देखेंगे यहाँ पे तो बहुत टाइम हो जाएगा, बट जस्ट हैव अ फेयर आइडिया अबाउट दिस। विथ रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए फाइनेंस कमीशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, आप मेरे हिसाब से एक और आपको एडवाइस देना चाहूँगा मैं, आप एक काम और कर सकते हैं, 14th फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन, इनकी रिपोर्ट को प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, दोनों को कंपेयर कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि आजकल किस तरह से उन्होंने डिवाइड कर रखा है रेवेन्यूज़ को, रिसोर्सेज को, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या वहाँ पे उन्होंने ना सेटअप यूज़ किया है वो पूरा पूछा जाता है। सो प्लीज़ रीड करिए इसको। ओके, इसके ऊपर मैं भी वीडियो बनाऊंगा, बट आई रिकमेंड यू टू प्लीज़ रीड दैट। अभी फाइनेंस कमीशन की क्या ड्यूटी है, इट इनकरेजेस द इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। भाई क्यों बाहर से पैसे मंगवाने की बात करेगा फाइनेंस कमीशन, खुद सोच के देखिए। इट फैसिलिटेट द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस अमंग द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का कोई मतलब नहीं है, पीएसयू के साथ उसका कोई डील करने का मतलब नहीं है। इट इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, इसका ही काम नहीं है भाई, तो यहाँ पे डी होगा। देखिए फाइनेंस कमीशन का काम बहुत सिंपल है, ग्रांट इन एड के बारे में बताना है, कितना दिया जाएगा, रिसोर्सेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ये काम है इनका। ठीक है, रिकमेंड करना है कि पंचायत को और म्यूनसिपैलिटी को कैसे मतलब पैसे दिए जाने चाहिए, कितना रिसोर्सेज उनको एलोकेट किया जाना चाहिए वाया द स्टेट, ये काम है इनका। ये काम है कि कैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को कैसे ऑगमेंट किया जाए, बढ़ाया जाए, लोन लेके नहीं बढ़ाया जाए, जो लोन लेने की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, तो यहां पे देखिए फॉरेन कैपिटल आप क्या ले रहे हो, एक तरह से आप कैपिटल लोन ले रहे हो यहां पे। ओके, तो ये डी होगा यहां पे। देखिए यहां पे अब हम देख लेते हैं थोड़ा इनके रोल की। आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन की बात की गई है। अब आपकी ड्यूटी है कि फाइनेंस कमीशन जब आप पढ़ें, देखिए ये रोल तो मैंने बता दिया, लेकिन साथ ही साथ अभी देखिए कि वहां पे 5 मेंबर हैं, पांचों मेंबर की जो क्वालिफिकेशन है वो पार्लियामेंट इंश्योर करती है, पार्लियामेंट डिसाइड करती है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है। वो पांचों जो मेंबर हैं उनकी क्या क्या है दिस क्वालिफिकेशन, ये आप खुद फाइंड करिए। अभी पहला इनका ये आप देखो, ऐसे ही तो पढ़ना है ना, ऐसे ही तो पढ़ते रहना है, तभी तो हमें इंटरकनेक्ट कर पाएंगे हम लोग। रिकमेंडेशन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, ये तो बिल्कुल इनका काम है। ग्रांट इन एड कौन देगा, सेंटर देगा स्टेट को, ये बताते हैं। It outlined the principle for distributing grant to the state to ensure informed development and reduce inequality between the richer and the poorer state, बिल्कुल ये करते हैं। साथ में ये भी बताते हैं भाई फाइनेंशियल स्टेटस बताते हैं, हमारे यूनियन एंड द स्टेट का बताते हैं कि भाई क्या है भाई, कैसे और पैसे आने चाहिए, एग्रीमेंट कैसे करना है, कैसे हम लोग फाइनेंस हमारा इंक्रीज कर सकते हैं, या इनको जो भी इन फ्यूचर मतलब जो भी प्रेसिडेंट इनको ड्यूटी देते हैं फाइनेंशियल मैटर की, उस केस में ये प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देते हैं। ओके,
गिव रिकमेंडेशन ऑन एनी अदर मैटर रिलेटेड टू द फाइनेंशियल, वो उसके ऊपर ये लोग अपना एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट क्या करेगा, वो टेबल करेगा पार्लियामेंट में। ओके, अभी का जो हमारा जो करंट फाइनेंस कमीशन है, आप खुद पता करिए कि उनके चेयरमैन कौन है वैसे, और वही वो चेयरमैन है जो पहले नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन थे वो। ठीक है, आपको हिंट दे दिया मैंने इतना। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंस कमीशन अगेन टू अलाउ द विड्रॉल ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड। अभी हमने पढ़ा क्या कुछ ऐसा कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने की बात हो रही है? कुछ पढ़ा हो तो बताइए, ऐसा तो मैंने कुछ सुना नहीं यहाँ पे, तो बिल्कुल ये तो गलत होगा ना, यहाँ पे कोई मतलब नहीं यहाँ पे, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। टू एलोकेट अमॉन्ग द स्टेट द शेयर ऑफ प्रोसीड ऑफ टैक्सेस, यस करेक्ट। अभी हमने पढ़ा ना, देखिए यही तो था, क्या था ये, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सेकंड वाला तो सही हो जाएगा। टू कंसिडर अप्लीकेशन फॉर द ग्रांटी नेट, बिल्कुल ये भी सही होगा। तो 2 और 3 सही है भाई, पहला वाला गलत है। अच्छा 2 और 3 के साथ तो चलिए पहले चले जाते हैं, पहला वाला गलत है, यहाँ पे पहला वाला गलत है, तो 2 और 3। टू सुपरवाइज एंड रिपोर्ट ऑन वेदर द यूनियन द स्टेट गवर्नमेंट आर लिवाइंग टैक्सेस इन अकॉर्डेंस विद द बजटरी प्रोविजन। बजटरी प्रोविजन की कोई बात की क्या हमने? कोई बात नहीं की हमने, तो समझिए यहाँ पे ये वाला भी गलत है। 2 और 3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वही बार बार है, वही उतना डिटेल में अभी एक बार हमारा क्या है ना कि समझने की बात है अभी यहाँ पे हो रही है। अब एक एक टॉपिक को लेके बैठेंगे तो हमारा पूरा 3-4 घंटा चला जाएगा, हम उसमें नहीं जाएंगे अभी। बस यहाँ पे की चीज़ों को देख रहे हैं, इसलिए जैसे मैंने उसको हाईलाइट भी कर रखा है, नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस, ग्रांट इन नेट, ठीक है, फ्रॉम यूनियन टू द स्टेट, ये इनकी ड्यूटी है। और जो भी अगर एनी अदर मैटर, लिख देता हूँ मैं, एनी अदर मैटर, कोई भी अगर मैटर, फाइनेंशियल मैटर रेफर्ड बाय प्रेसिडेंट, इनको प्रेसिडेंट अगर रेफर कर रहे हैं तो वो ये उसके ऊपर रिकमेंडेशन देंगे फॉर द साउंड फाइनेंस, फॉर द बेटर फाइनेंस, कैसे उस पैसे को और बढ़ाना है, ठीक है, कैसे हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पैसा बढ़ाना है, ठीक है, कौन कौन से रिसोर्सेज से बढ़ाना है, ये सभी बताएंगे। ओके, ये भी बताएंगे ये लोग। चलिए वापस लिख देता हूं यहाँ पे कि पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है, को कहाँ से आपको पैसे देने हैं, कैसे उनको उनके लिए रिसोर्सेज आपके लिए इंक्रीज करना है, ये स्टेट को रिकमेंडेशन जाता है इनका। ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन को इनके रिकमेंडेशन जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन प्यार से पूछते हैं वो लोग कि क्या स्टेट फाइनेंस कमीशन को अपना यूनियन फाइनेंस कमीशन को रिकमेंडेशन नहीं देता है क्या? अरे भाई देता है। ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन जो हमारा है ना, आर्टिकल नंबर 243I, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, चलिए ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं यार, आजकल इस लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, अभी क्या बताएं आपको, तो आर्टिकल तो रटना ही पड़ जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग शैल कॉज एवरी रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन लेट बिफोर ईच ऑफ, देखिए अभी ये 2010 का क्वेश्चन है, यूपीएससी सीएससी का, प्रेसिडेंट करेगा ना भाई, अब इसके ऊपर तो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। आर्टिकल 283, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एवरी रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम। चलिए इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं। The decision to disqualify the person declared convict by the court to contest the election has been made by, ये थोड़ा हमारा लेजिस्लेचर का हो गया, ठीक है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ एसोसिएटेड है इसलिए इसको रखना पड़ा। भाई क्या है, द डिसीजन टू डिस्क्वालीफाई द पर्सन डिक्लेयर्ड कन्विक्ट बाय कोर्ट टू कंटेस्ट द इलेक्शन। भाई पर्सन को सीधा डिस्क्वालीफाई करने की बात यहाँ पे हो रही, तो कौन करेगा ये ड्यूटी? किसकी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ से हटा दीजिए ऐसे ऑप्शन में से। अब यहाँ पे आपके लिए डाउटफुल रहेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पार्लियामेंट, तो इसका आंसर है पार्लियामेंट। ठीक है, इसका आंसर है पार्लियामेंट। और कैसे पार्लियामेंट? अगर आपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पढ़ा है, आरपीए एक्ट बोलते हैं उसे, आरपीए 1951, अगर आपने बोला है तो उसमें सेक्शन 8 में लिखा हुआ है, ठीक है, अभी इतना पढ़ते पढ़ते याद हो गया है, दैट पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ क्राइम, जो पर्सन क्राइम में कन्विक्टेड है, ओके, और 2 साल से ज्यादा या 2 साल से ज्यादा, 2 या 2 साल से ज्यादा उसको जेल हुई है। क्या है? अगर क्राइम में कन्विक्टेड है, 2 साल से ज्यादा उसको जेल हुई है, तो उसको आप डिस्क्वालीफाई करेंगे। क्या करेंगे? उसको आप डिस्क्वालीफाई करेंगे फॉर कंटेस्टिंग द इलेक्शन। ओके, और इसके लिए लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। ठीक है, ठीक है, ये बात है यहां पे। और साथ में अंडर आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191, और इसको सपोर्ट करने के लिए 1951 जो अपना आरपीए एक्ट है। ओके,
जो बनाया गया है इसी के लिए। तो आर्टिकल 102 अपने एमपी के लिए और आर्टिकल 191 अपना एमएलए के लिए। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंड द प्रिंसिपल ऑफ शेयरिंग द रेवेन्यू अमॉन्ग द यूनियन एंड द स्टेट? किसने किया भाई? फाइनेंस कमीशन 280। चलिए, इसमें ज़्यादा देखिए 2002 का क्वेश्चन है, रिपीट होते हैं यार क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट होते हैं। ठीक है, फाइनेंस कमीशन ने बोलता है आर्टिकल 280 के अंदर कि टैक्स रेवेन्यू, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट एंड अमॉन्ग द स्टेट देमसेल्फ, द रिकमेंडेशन आर मेड एवरी 5 year और एट सच अर्लियर टाइम एज डीम्ड नेसेसरी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको जब बुलाना चाहे तो ऑफकोर्स, जैसे कभी कभी होता है, अभी जो ये वाला करंट वाला जो हमें फाइनेंस कमीशन था उसको 1 साल एक्सटेंड कर दिया था, 2026 तक उसका टाइम है, अगला वाला 2026 के अप्रैल में चार्ज लेगा। ठीक है, चलिए। दिनेश गोस्वामी कमेटी, अगेन इलेक्शन को सुधारने की बात इन्होंने की थी। आइए यार आपको बता देता हूं मैं, ईपीएफओ में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दिनेश गोस्वामी कमेटी के रिकमेंडेशंस क्या थे। आपको बता देता हूं 2022 में 2023 में ईपीएफओ का जो पेपर हुआ था ना, काफ़ी भारी जनता ने बहुत बड़ी संख्या में पेपर दिया था उसका, तो उसमें पूछा था कि दिनेश गोस्वामी कमेटी का रिकमेंडेशन क्या था। तो अब देखिए, अब जो बच्चा भाई रेगुलर कर रहा है 1997 में पेपर पूछा हुआ है, उसी से रिलेटेड, ऑलमोस्ट उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था ये। तो ये देखिए, ये होता है इम्पैक्ट पीआईक्यू का, अगर आप पीआईक्यू रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो। अगर देखिए, मेरा तो यही मानना है, टॉपिक पढ़िए, पीआईक्यू करिए, पीआईक्यू में जो नहीं आया उसको वापस से उसके रिलेटेड नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज करिए, अगेन पीआईक्यू करिए, सब क्लियर है। यही तरीका ही है पढ़ने का, और कोई तरीका ही नहीं है। अगर पीआईक्यू आप नहीं करेंगे, माफ करिए, पेपर नहीं निकलेगा। लिख के दे सकता हूँ विथ माई ड्यू सिग्नेचर, खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है निकालने का, काफ़ी बार पेपर निकाले हैं मैंने। चलिए, द दिनेश गोस्वामी कमेटी रिकमेंडेड, क्या रिकमेंड किया भाई? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन, नहीं। लिस्ट सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू द लोकसभा, गवर्नमेंट फंडिंग फॉर द पार्लियामेंट्री इलेक्शन, करेक्ट, गवर्नमेंट फंडिंग की इन्होंने बात की थी। और पर्पस क्या था? पर्पस क्या था इनको भाई? इनको 1990 में कमेटी सेटअप की थी। पर्पस इनको था रिव्यू करना, रिव्यू द इलेक्टोरल सिस्टम, इलेक्टोरल सिस्टम को इन्होंने बोला भाई कि रिव्यू करने के लिए। उन्होंने बोला कि अगर आपको मेक श्योर करना है कि जो इन्फ्लुएंस है, जब देखिए हमारे इलेक्शन में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, किसका? मनी का, उसको अगर आपको कम करना है तो आपको एक कुछ बजट फिक्स करना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट द्वारा फंडिंग करनी पड़ेगी। देखो, हर एक पार्टी को 1 करोड़ हर एक पार्टी को फिक्स कर दो, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने बजटरी एलोकेशन कर दिया, फिक्स कर दिया कि भाई इलेक्शंस इतने में ही होंगे, लेकिन आखिरकार मतलब ये तो हुआ नहीं। और इससे क्या फ़ायदा होगा? जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है, ठीक है, उनको भी थोड़ा कुछ हेल्प मिलेगी इससे, क्योंकि आखिरकार भाई जो पार्टी बड़ी है उसके पास ज़्यादा पैसा है, वो ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती है अपने प्रमोशंस के लिए, बड़े बड़े स्टार बुलाती है। कहाँ से आते हैं? इनको पैसे दिए जाते हैं ना, फ्री का थोड़ी आते हैं लोग। ओके, तो ये इनके रिकमेंडेशंस थे। गवर्नमेंट फंडिंग ऑफ द इलेक्शन टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्लैक मनी, अगेन वही था, काफ़ी पहले दिया था, बट नथिंग हैपन। ओके, अगला क्वेश्चन, द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर कंट्री वेयर। देखिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हमारे यहाँ पे कहाँ यूज होता है? क्या हमारे यहाँ पे जो हम पीएम का इलेक्शन होता है उसमें यूज होता है क्या? पहली बात, पीएम के इलेक्शन में नहीं होता है, ना ही सीएम के इलेक्शन में होता है। जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये जो यूज होता है, ये होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, और आप राज्यसभा से, जो राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है, जहाँ कहाँ से लोग आते हैं राज्यसभा से? स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली से आते हैं। ओके, तो यहाँ से जो लोग राज्यसभा में आ रहे हैं, इनके लिए हम ए वाला यूज करते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब ये पूछा है कि कहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो देखिए वहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं जहाँ पे 2 ही पार्टी सिस्टम है, 2 पार्टी सिस्टम है, ठीक है, वहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और 2 पार्टी सिस्टम हैज़ डेवलप, वहाँ पे इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। ओके, इसको भी आराम से डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि 2 पार्टी सिस्टम में क्या होता है भाई, एक पार्टी जिसको ज़्यादा वोट मिले वो जीत गई, वो मेजॉरिटी में आ गई। ओके, यहाँ तक कि हम भी इसको क्या बोलते हैं, यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ इन्हीं के लिए यूज़ करते हैं। हम अपने जो एमपी और एमएलए के इलेक्शन में इसको यूज़ भी नहीं करते, ना ही हम पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन में यूज़ करते हैं। ओके, हम यहाँ पे ये यूज़ करते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। अगर इसके बारे में डिटेल पढ़ना आपको, तो आपको एक बुक रिकमेंड करता हूँ मैं, जो 11th की बुक है, 11th की पॉलिटी की बुक है हमारे एनसीईआरटी, उसको आप रेफर कर सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आई थिंक बुक का नाम है, आप उसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए, द रिकमेंडेशन फॉर द इलेक्शन इज मेड बाय द गवर्नमेंट एंड द नोटिफिकेशन फॉर द इलेक्शन इज इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन। अच्छा, करेक्ट पूछा है ना, चलिए। द रिकमेंडेशन फॉर इलेक्शन इज मेड बाय द इलेक्शन कमीशन। चाहिए हाईलाइट करता हूँ जरा, रिकमेंडेशन किसने किया है यहाँ पे रिकमेंडेशन कौन कर रहा है? रिकमेंडेशन फॉर इलेक्शन इज मेड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे कौन कर रहा है? रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन इज मेड बाय द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। एंड द नोटिफिकेशन फॉर द इलेक्शन इज इशूड बाय द होम मिनिस्ट्री। पहली बात तो इसको होम मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का नाम आ जाए तो हटा देने का, यहाँ पे सेकंड वाला हटा दीजिए, पहले ही हटा दीजिए। द रिकमेंडेशन फॉर द इलेक्शन इज मेड बाय द इलेक्शन कमीशन, चलिए ठीक है, सोचा जाएगा, ध्यान दीजिए जरा। एंड नोटिफिकेशन, देखिए रिकमेंडेशन और नोटिफिकेशन पर फोकस रखिए बस। रिकमेंडेशन कौन दे रहा है और नोटिफिकेशन कौन इशू कर रहा है? एंड नोटिफिकेशन फॉर द इलेक्शन इज इशूड बाय द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न, ठीक है। रुकिए जरा, हम सी को और एक बार ए को सोचेंगे। बोथ द एक्सरसाइज ऑफ मेकिंग द रिकमेंडेशन फॉर इलेक्शन एंड दैट ऑफ द इशूइंग द नोटिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू इज डन बाय द इलेक्शन कमीशन। देखिए, दोनों काम इनको नहीं है, ये बात आपको क्लियर करता हूं मैं। ये मेरे इलेक्शन कमीशन के वीडियो में भी मैंने करा रखा है, दोनों काम इनको नहीं है। इनका काम मालूम है क्या है? इनका काम है रिकमेंडेशन का। ये बात बहुत दिमाग में रखिए, क्लियर। इनका काम है रिकमेंडेशन का। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, बहुत क्लियर समझने के लिए। जब किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा होता है, 1 साल से ज़्यादा हो गया है, 1 साल का टाइम कंप्लीट हो गया है, तो उसमें एक क्लॉज ऐड किया गया है आफ्टर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्लॉज ये है कि प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोलेगा कि प्लीज चेक देयर कि क्या वहां पे इलेक्शन कंडक्ट कराया जा सकता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसके लिए रिकमेंडेशन देगा। तो कहने का मतलब है कि जब भी इलेक्शन कराने के लिए सुटेबल कंडीशन होगी या जो भी होगा, प्रॉपर अपनी प्लानिंग वो करके वो गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देते हैं। सो द रिकमेंडेशन वाली ड्यूटी किसकी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ड्यूटी है। और नोटिफाई करने की ड्यूटी किसकी है? नोटिफाई करने की ड्यूटी है यहाँ पे थ्रू द प्रेसिडेंट ही किया जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे लेजिस्लेचर का काम है नोटिफाई करना, और प्रेसिडेंट ऑफकोर्स इसको इशू करेंगे। तो प्रेसिडेंट हो गया सेंट्रल लेवल पे और गवर्नर हो गया स्टेट लेवल पे। समझ में आगे बात आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। देखिए, ये 1995 का क्वेश्चन है और आपको कसम से बता रहा हूँ ये बहुत बार रिपीट हुआ है। ये हमारे सीडीएस में, क्योंकि मैंने खुद काफ़ी बार 7 बार मैंने खुद सीडीएस क्लियर किया तो मुझे पता है। सीएपीएफ में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, एनडीए में प्यार से पूछ लेते हैं बच्चों से भी क्वेश्चन पूछा है, तो काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन यूपीएससी का फेवरेट में, और मल्टीपल एग्जाम में उन्होंने यूपीएससी के एग्जाम में पूछा है। अगर आपने देते होंगे तो आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको आप प्लीज़ इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। चलिए, इफ इन एन इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द कैंडिडेट हु इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, अच्छा वो कैंडिडेट डिक्लेयर्ड हो गया, इलेक्ट हो गया, लेकिन उसका डिपॉजिट वो लूज कर गया। कहने का मतलब आपको बता देता हूँ, आपको ये बात आइडिया होगा कि क्या होता है कि कैंडिडेट जो होते हैं ना, वो कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करते हैं आरबीआई के पास। आपको ये बात पता होगी ना। एक इसलिए किया गया है जिससे कि नॉन सीरियस कैंडिडेट ना आए, करेक्ट। तो हर एक इलेक्शन में होता है, वो प्रेसिडेंट का ले लीजिए, प्राइम मिनिस्टर का ले लीजिए, स्टेट का ले लीजिए, पंचायत का ले लीजिए, सब जगह पे कोई ना कुछ अमाउंट होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो आरबीआई के पास आपको रखना पड़ता है, जो ऑथोराइज। लेकिन अगर आप 1/6 ऑफ द वोट अगर नहीं मिलता है आपको, तो आपका पैसा जमा रह जाता है, आपका पैसा आपको नहीं मिलता है। ये पर्पज़ वही है कि नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को हटाओ। तो देखिए, क्या पोलिंग बहुत पुअर थी या इलेक्शन वॉज मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी? नहीं भाई। इलेक्टेड कैंडिडेट विक्ट्री ओवर हिज नियरेस्ट राइवल वॉज वेरी मार्जिनल? नहीं। द लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कंटेस्टेड, अब देखिए 100 कैंडिडेट, 1000 चलिए मान ले तो 1000 कैंडिडेट्स ने पार्ट ले लिया, ठीक है। अब उसके हिसाब से अगर देखें तो 1/6 वोट, जो भी वोट पोल्ड हुआ है, तो उसमें जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 1/6 भी नहीं मिला, लेकिन वो जीत गया। कैंडिडेट इतने ज़्यादा हैं, तो दिस इज द मोर अप्रोप्रिएट आंसर। द लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर कंटेस्टेड द इलेक्शन, सो दैट्स वाई द विनिंग कैंडिडेट जो है उसको, ठीक है, उतने वोट भी नहीं मिल पाए। आगे बढ़ते हैं। द वेरी लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट कंटेस्टेड द इलेक्शन, द वोट गेट वाइडली स्प्लिट, okay, among the candidate. Even the winning candidate may fail to secure the required percentage of the total vote, leading to the loss of deposit. और कितना चाहिए होता है? 1/6 चाहिए होता है। चलिए, which of the following statement regarding the exit poll? देखो, तो एक होता है एग्जिट पोल और एक होता है ओपिनियन पोल। ओपिनियन पोल होता है, करेक्ट। दोनों में अंतर क्या होता है? एग्जिट पोल बाद में आता है और ओपिनियन पोल पहले आता है, करेक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, क्योंकि एग्जिट पोल जैसे ही आपने वोट दे दिया, कास्ट कर लिया है, उसके बाद एग्जिट पोल आने चालू होते हैं।
ठीक है, लेकिन रिजल्ट से पहले आता है, रिजल्ट के बाद तो एग्जिट पोल का कोई मतलब ही नहीं है, रिजल्ट आ गया, लेकिन आपने वोट कास्ट कर लिया है और रिजल्ट के पहले कुछ दिनों पहले या 1-2 दिन पहले एग्जिट पोल आते हैं, और ओपिनियन पोल आता है इलेक्शन के प्री इलेक्शन होता है, ये बात समझिए। तो एग्जिट पोल इज टर्म यूज टू डोनेट पोस्ट इलेक्शन सर्वे ऑफ वोटर्स रिगार्डिंग द कैंडिडेट इन विच हुज फेवर दे हैव एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइजी। थोड़ा बहुत तो ठीक ठाक लग रहा है, बाकी का ऑप्शन भी पढ़ते हैं हम जरा। एग्जिट पोल एंड ओपिनियन पोल आर वन एंड द सेम, अभी तो बताया दोनों अलग अलग है। एग्जिट पोल इज अ डिवाइस थ्रू विच रिजल्ट ऑफ द वोटिंग कैन बी मोस्ट एग्जैक्टली प्रिडिक्टेड। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। इसका क्लासिक एग्जांपल अभी का इलेक्शन है जो जून में हुआ था, सबने बोला था बीजेपी 400 पार 400 पार, अरे 240 आया मेजॉरिटी तक नहीं आई। तो ये तो बिल्कुल नहीं है, हम इस पे भरोसा नहीं कर सकते। एग्जिट पोल पे तो खुद जो पार्टी हार रही होती है ना बोलती है हम नहीं मानते हैं, हर बार चेंज होता है एग्जिट पोल का, हम बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं करते एग्जिट पोल को, मानना भी नहीं चाहिए भाई, क्यों माने। एग्जिट पोल इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिवाइस, काय की एडमिनिस्ट्रेटिव डिवाइस रिसेंटली बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ओके, तो एग्जिट पोल एक तरह से इसलिए लाया जाता है, एक तरह पोस्ट इलेक्शन सर्वे है, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है, और दोनों अलग अलग होते हैं। एग्जिट पोल इलेक्शन के मतलब पोल कास्ट करने के बाद, सॉरी आपका वोट कास्ट करने के बाद आता है, और ओपिनियन पोल पहले आता है। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा मैंने एक ये रखा है, इसको डिफरेंस बिटवीन, आप इसको पढ़ सकते हैं। प्रिडिक्टेड द आउटकम ऑफ द इलेक्शन, ओके, और ओपिनियन पोल एक पब्लिक ओपिनियन होता है जो कि किसको वोट करना चाहते हैं। आप देखते होंगे ना, अर्चना ओम कश्यप जी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में जाती हैं, पूछती हैं, अभी दिल्ली का इलेक्शन हो रहा था तो पूछेंगे आप किसको वोट करेंगे, आपको वोट करेंगे, आपने कितना काम किया है, ये सब ओपिनियन पोल का पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये प्रिडिक्शन दोनों में तो ऑफकोर्स प्रिडिक्शन ही होता है, लेकिन यहाँ पे पहले ही प्री प्रिडिक्शन होता है, मतलब कि भाई कौन सी पार्टी जीत रही है, क्या हो रही है, सब इसके ऊपर चर्चा होती है। ओके, दोनों में वही बात करते हैं, लेकिन एक इलेक्शन से पहले एक इलेक्शन के बाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following system has been adopted for different elections in India? डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 326 में लिखा हुआ है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा जाता है कि भाई एडल्ट सफरेज कौन से आर्टिकल में मेंशन है, वो मेंशन है आर्टिकल नंबर 326। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहाँ काम है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने, हमारे प्रेसिडेंट साहब के, वाइस प्रेसिडेंट साहब के और राज्यसभा के इलेक्शन के लिए। लिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल, ये बिल्कुल नहीं है। द कम्युलेटिव वोटिंग सिस्टम, ये भी नहीं है, तो 1 और 2 इज द राइट आंसर। ओके, ये दोनों हैं। चलिए ये तो बताया था मैंने, इसके ऊपर ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाता हूं, ऑलरेडी सब बता दिया है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चलिए भाई, टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा। देखिए, स्पीकर के पद के लिए इलेक्शन नहीं लड़ते करते ये लोग, ये पूरा का पूरा गलत है। ना ही डिप्टी स्पीकर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मेंबर्स में से ही चूज किए जाते हैं। ठीक है, मेंबर्स को वहां पहुंचाने का जो काम है उसके लिए इलेक्शन कराता है इलेक्शन कमीशन, अंदर पहुंचने के बाद स्पीकर के चुनाव में नहीं है। आप इसके लिए अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा मैं अपने चैनल के लिए बोल देता हूं, मेरे चैनल पे मैंने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चेयरमैन सबके लिए वीडियो बनाया है, एक बार गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो आपको पता है तो कोई बात नहीं। टू कंडक्ट द इलेक्शन फॉर द म्युनिसिपैलिटी एंड, देखिए म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ड्यूटी किसको है, स्टेट इलेक्शन कमीशन को है ना भैया। ठीक है, आई थिंक 243K। ठीक है, टू मेक अ डिसीजन ऑन ऑल द डाउट एंड डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम द इलेक्शन। देखिए ये बिल्कुल इनकी ड्यूटी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास से जाता है सीधा, तो तीनों गलत है पूरा। ठीक है, तीनों गलत है। यहाँ पे कहाँ का क्वेश्चन था यार, चलो कोई ना कोई यूपीएससी का ही क्वेश्चन था ये भी। ओके, तो तीनों गलत है यहाँ पे। हु रिकमेंड्स टू एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड इंडियन पुलिस सर्विसेज। ये डायरेक्टली आई थिंक ये 1993 या 2 का कोई क्वेश्चन है, यूपीएससी का ही क्वेश्चन है। ये हमारे राजमन्नार कमेटी है, राजमन्नार कमीशन जो कि 1969 में सेटअप किया गया था। उन्होंने बोला था कि आईएएस आईपीएस और जो अपने ऑल इंडिया सर्विसेज है उसको आप एक तरह से क्या कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। ओके, ऑल दो माना नहीं किसी ने, अभी भी चल ही रहा है, ये बात तो आपको भी पता है। आगे देखते हैं। और हाँ, एक काम करिएगा, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, ये सारी कमीशन पढ़ लीजिएगा, देभर कमीशन, खेलकर कमीशन, कालेलकर कमीशन, ओके, खेल कमीशन एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड देवर कमीशन है। ठीक है, चलिए, द क्वेश्चन कंसिडर्ड बाई, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द क्वेश्चन कंसिडर्ड बाय स्वर्ण सिंह कमेटी। देखिए यही वो कमेटी है जिसको हमने सेटअप किया था, हमने मतलब मैंने नहीं सेटअप किया था, इसको इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने सेटअप किया था फॉर द पर्पज ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। इन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज तो
एक कमिटी, मतलब एक तरह से पर्पस नहीं था कि फंडामेंटल ड्यूटी ये रिकमेंड करेंगे, ऑल्दो इन्होंने फंडामेंटल ड्यूटी एक अलग से रिकमेंडेशन दी, लेकिन पर्पस वो नहीं था। आपको बता देता हूँ, पर्पस वो नहीं था। अब एक और कमिटी का नाम देता हूं मैं, वर्मा कमिटी। वर्मा कमिटी, वर्मा कमिटी जो 1998 में हुई थी, वो डायरेक्टली रिलेटेड है फंडामेंटल ड्यूटी से। उसको इसलिए सेटअप किया गया था चेक करने के लिए कि कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे यहाँ पे लाइक पार्लियामेंट के लॉ के थ्रू समहाउ कहीं ना कहीं उसको हमने लोगों के लिए ना लीगली वो कर रखा है, उसको इंप्लीमेंट करा रखा है। वो चेक करने के लिए ऑब्जर्वेशन उन्होंने दिया था। ओके, अदरवाइज स्वर्ण सिंह कमेटी डायरेक्टली फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड नहीं है। उसका पर्पस यहाँ पे क्या है? उसका पर्पस है प्रायोरिटी ऑफ द डीपीएसपी इन कंपैरिजन टू द फंडामेंटल राइट्स। इसके लिए वो रखा गया था, ना कि फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए। ऑल्दो ही हैज रिकमेंडेड द फंडामेंटल, दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग। ओके, तो इसलिए हम बोलते हैं स्वर्ण सिंह कमेटी का रिकमेंडेशन था, लेकिन पर्पस तो उनको अलग पर्पस के लिए यहाँ पे रखा गया था। तो उन्होंने समहाउ एक अलग मैथड, अलग एक मैकेनिज्म निकाला एंड ही हैज गिवन दैट। ओके, अदरवाइज आपसे पूछा जाए वर्मा कमेटी किससे रिलेटेड है, तो वर्मा कमेटी डायरेक्टली रिलेटेड है फंडामेंटल ड्यूटी से, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया था फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग की कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज पार्लियामेंट के लॉ के थ्रू हमने उसको इन्फोर्स करा रखी है। ऑल्दो इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली इन्फोर्सिएबल, लेकिन हमको फ्रीडम है, पार्लियामेंट को फ्रीडम है कि लॉ बना सकती है स्पेसिफिकली फॉर दैट पर्पस, कि इसको इन्फोर्स कराना चाहते हैं हम लोग, पार्लियामेंट को फ्रीडम दे रखी है उसके लिए। ओके, चलिए, तो ये है यहाँ पे। देखिए यूपीएससी कौन से ईयर का क्वेश्चन, 1993 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर स्टेट कैन बी एस्टैब्लिश्ड। अब यहाँ पे हम यूपीपीसी के क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे। ओके, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर स्टेट कैन बी एस्टैब्लिश्ड। कौन करेगा भाई? पार्लियामेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन 1966 में किया गया था, जब हमें पंजाब, हरियाणा और हिमाचल अलग अलग होते हैं ना, पंजाब से अलग टुकड़े होते हैं, तो उस टाइम पे सेटअप किया गया था। और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन होगा उसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। ओके, गवर्नर नहीं करते हैं। ओके, प्रेसिडेंट। और इट एक्ट एज वो टेम्पररी पीरियड के लिए। पहली बात आपको बता दो, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। उसको तब बनाया जाता है जब 2 या 2 से ज़्यादा जो भी स्टेट्स हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारे लिए एक ना पर्टिकुलर, अभी हमारी जो नए बेसिकली वही स्टेट्स करते हैं जो तुरंत बने हैं, अभी उनकी खुद की अपनी पब्लिक सर्विस कमीशन उनकी अभी खुद की गठन नहीं हुई है, तो उस केस में वो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारे लिए आप बना दीजिए, जिससे कि वो हम दोनों के लिए एग्जाम कंडक्ट कर सके, हमारे लिए ऑफिसर सेलेक्ट किया जा सके। ओके, जिससे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट एक डेवलप हो सके, जो भी एक पर्पस है वो यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। और आर्टिकल 315 के अधीन क्या है? यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी बात यहां पे की गई है। ठीक है, द ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन इज फॉर्म ओनली व्हेन द 2 और मोर स्टेट रिक्वेस्टेड, पार्लियामेंट कैन सेट अप देम वाया लेजिस्लेशन। इट्स ऑफ द स्टेट दैट हैव कम टुगेदर टू फॉर्म द ज्वाइंट कमीशन। जेपीएसपी कंडक्ट एग्जामिनेशन एंड रिक्रूटमेंट फॉर दो स्पेसिफिक स्टेट। कंडक्ट वाइज स्टेट सिविल सर्विसेज की तरह ही काम करता है वो। इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वही सेम प्रोसीजर है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जैसा, जो पूरा काम है इनका, लेकिन इट्स ए नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप जितने स्टार मारिए वो कम है। द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मे बी रिमूव्ड। अब देखिए आपको ये यहाँ पे हैक बताता हूँ, ये मैं पूछने वाला भी था। यूपीएससी का जो मेंबर हैं और जो चेयरमैन मेंबर जो भी हैं, उनको अपॉइंट करने और रिमूव करने की ड्यूटी तो प्रेसिडेंट की है, लेकिन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या? उसकी ड्यूटी किसके पास है? तो उसको रिमूव करने की ड्यूटी किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। अब आप बताएंगे अपॉइंट करने की ड्यूटी किसके पास है? करेक्ट, क्योंकि रिमूव करने की ड्यूटी यहां पे सीधी सीधी बात है कि अगेन सेम उसी तरीके से रिमूव किया जाएगा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर और चेयरमैन को, जिस तरह से हम यूपीएससी के मेंबर और चेयरमैन को रिमूव करते हैं। और अगर ग्राउंड है यहाँ पे मिसबिहेवियर का अगर ग्राउंड है, तो ग्राउंड के बेसिस पे अब अगर उन्हें रिमूव कर रहे हैं तो केस कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ना कि हाई कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देगा उसमें मिसबिहेवियर के ऊपर, दैट इज लीगली बाइंडिंग, दैट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस हिसाब से अपना डिसीजन लेंगे। ओके, तो प्रेसिडेंट आफ्टर द इंक्वायरी कंडक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा दैट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। ओके, तो गवर्नर ने रिमूव करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अदरवाइज लोग इसमें अटक जाते हैं, सबको लगता है गवर्नर है, भैया गवर्नर नहीं है यहाँ पे। प्लीज इस बात को आप दिमाग में रखिएगा, और आप इसको अलग से नोट बना लीजिए, जहां भी बनाना है आपकी मर्जी है, बट प्लीज बना लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते
देखते हैं। हाँ, आर्टिकल 317 है यहाँ पे। अच्छा, और क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन से ग्राउंड है अब बता ही देता हूँ मैं कि जो दोनों के लिए ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा। ये तो मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी वाला तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, लेकिन और कुछ ग्राउंड्स हैं यहाँ पे। अगर वो पर्सन इनसॉल्वेंट हो जाते हैं, ठीक है, जो मेंबर है चेयरमैन सबके लिए है, या फिर कोई पेड एम्प्लॉयमेंट में है अपार्ट फ्रॉम द जॉब दैट ही इज डूइंग, जो उनको, ठीक है, या प्रेसिडेंट के हिसाब से वो अनफिट है। अनफिट किस सेंस में भाई, वो इतने कैपेबल नहीं हो पा रहे हैं, इन्फर्मिटी है, इन्फर्मिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, अगर कोई भी ऐसा है तो उस केस में ये तीनों अलग से केस हैं। इस केस में तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगा, केस सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट को पूरी पावर है रिमूव करने की, ठीक है। आर्टिकल नंबर 373 क्लॉज 3 में मेंशन है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो फैक्चुअल लेवल क्वेश्चन है। सुकुमार सेन वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बिल्कुल सही है। रमा देवी वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, बिल्कुल दोनों सही है। यहाँ पे इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन था नहीं, तो मैंने कुछ रखा भी नहीं यहाँ पे, और कोई मतलब भी नहीं था यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे सोचा नहीं बिल्कुल इसके बारे में रखने के लिए, ठीक है। होपफुली आप इसको चेक कर लेंगे एक बार, और कुछ यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इन द रिमूवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डज द पार्लियामेंट नॉट प्ले एनी रोल, पार्लियामेंट को रोल प्ले नहीं करती है। पहली बात आपको बता दूं मैं, यूपीएससी का हमने पढ़ा अभी, क्या यूपीएससी में कोई रोल है उनका? यूपीएससी तो नहीं है। देखिए अब थर्ड कहीं कहाँ नहीं है, अच्छा नॉट प्ले है ना, तो यूपीएससी में नहीं है उनका, तो थर्ड हटा, थर्ड होगा। लेकिन देखिए अब थर्ड कहाँ है, ए भी है, ए भी है और ए भी है। अब आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर रिमूव करना है तो पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी के साथ रिजोल्यूशन पास होता है दोनों हाउस के अंदर। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जज तो होगा। देखिए सेकंड कहाँ है, अब सेकंड और थर्ड यहाँ पे पार्लियामेंट इन्वॉल्व है, तो सेकंड वाला जहाँ भी वो हटा दीजिए आप, ये वाला हटा दीजिए, ये वाला हटा दीजिए। अब बचा थर्ड और फोर्थ, कैग। अगर कैग को आपने पढ़ा होगा तो कैग को भी हम उसी तरह से रिमूव कर सकते हैं जिस तरह से हम सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करेंगे। और कैग के साथ साथ एक और ऑफिस है जिसको हम लोग उसी तरह से रिमूव करेंगे जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करेंगे, और उसका नाम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसका मतलब तीनों के तीनों रैंक ऑफकोर्स सेम ही होने चाहिए। अब देखिए आप तीनों के रैंक सेम है कि नहीं है। ओके, अब आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं, कितना आप इसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं। अदरवाइज काफी इंपॉर्टेंट है तीनों ऑफिस वैसे हमारे लिए। चलिए, तो यहाँ पे हाँ कैग के बारे में थोड़ा चलो बता देता हूँ आपको और क्या क्या चीजें हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को बिल्कुल पार्लियामेंट इन्वॉल्व होती है वहाँ पे, सेम उसी तरीके से। यूपीएससी के लिए तो आपको बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। कैग को आप किस तरह रिमूव करेंगे? कैग को आप उसी तरह से रिमूव करेंगे जिस तरह से आप सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी है, एक प्रॉपर मोशन पास होगा पार्लियामेंट के अंदर दोनों हाउस में, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर, ओके, 2/3 मेजॉरिटी से पास किया जाएगा। ओके, तो उसके बाद जाके आप क्या करेंगे, तब जाके आप रिमूव करेंगे। कैग कितने साल के लिए होल्ड करता है? 6 ईयर और 65 ईयर, विच एवर इज अर्लियर। अच्छा वो बताना भूल गया मैं, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर होते हैं उनका टर्म कितने साल के लिए निर्धारित किया जाता है? सेम उतना ही होता है जितना कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर और चेयरमैन का होता है, दैट इज 6 ईयर और 62 ईयर, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो पहले आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर वॉज अकाउंटिंग separated from auditing and the CAG task only remained confined to the auditing the government। देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर आपको ना आए तो माफ करिए, छोड़ देना चाहिए। वो है 1976, ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है और ये स्टेट पीसीएस की आदत है ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछने की। जब नहीं आए तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हाथ जोड़ना चाहिए, राम राम बोलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसमें हाथ पैर नहीं मारना चाहिए कि इसका कोई हाथ पैर नहीं होता ऐसे क्वेश्चन का। अगर आपने पढ़ा है तो आपको आएगा, नहीं पढ़ा है तो नहीं आएगा, इसमें ज़्यादा लॉजिक है ही नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी। अभी देखिए हमने यूपीएससी के बारे में पढ़ा, आर्टिकल 315 से लेकर 323, ठीक है, पार्ट 14, फाइनेंस कमीशन 280, इलेक्शन कमीशन 324 है, पार्ट 15, ओके, अगला ही आता है इसके बाद 15 है। तो तीनों तो है भैया, तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो नीति आयोग ही है ना, नीति आयोग इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, जिसको हमने 1 जनवरी 2015, हाँ 2015, ठीक है, हमें सेटअप किया, और प्लानिंग कमीशन को हमने हटा दिया, ठीक है। तो नीति आयोग है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज टू बी फॉलोड बाय द पॉलिटिकल पार्टी एज सून एज इलेक्शन इज अनाउंस। बिल्कुल, इलेक्शन अनाउंस जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा, तो जैसे डिक्लेरेशन हो गया, इलेक्शन की डेट और सब बता दिए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, वैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चालू हो जाएगा। लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज नॉट लीगली बाइंडिंग। ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट के लॉ के अकॉर्डिंग उसको बाइंडिंग किया जाता है, बट इट्स अ मॉरल कोड है, तो उसको
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसके ऊपर नज़र रखता है, और अगर फॉलो नहीं करेंगे तो उसके ऊपर पेनल्टी भी लगाता है। तो मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट वाज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, नहीं भाई, इट इज गिवन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको मेक श्योर करता है कि आप उसको फॉलो करिए। ओके, तो यहाँ पे और एक सेट ऑफ गाइडलाइंस होती है, बाय द वे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं आचार संहिता, ठीक है, इट इज अ गाइडलाइंस होती है। ओके, और पर्पज ये होता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन किया जाए। तो यहाँ पे ए तो ट्रू है लेकिन आर गलत है, तो ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा प्लीज। ओके, देखिए वही लिखा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड नॉट अ लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट। चलिए, तो दिमाग लगाना नहीं इसके ऊपर। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। स्टेट फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बिल्कुल भाई, स्टेट फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। हमने 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के बाद बनाया गया है, बिल्कुल सही है। 243I बोला था ना मैंने शायद से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलिए, है वैसे। यूनियन फाइनेंस कमीशन कैन नॉट रिकमेंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द पंचायत, कैसे नहीं भाई, अभी तो थोड़ी देर पहले कितनी बातें कर ली थी हमने कि ये रिकमेंडेशन देते हैं, तो आर तो गलत हो गया। अगेन वही तरीका हमारा सी, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। देखिए कितना हेल्प होता है, कहते कैसे कैसे क्वेश्चन कहाँ से रिपीट होते रहते हैं। ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन था 2015 का, तो यही होता है फायदा। स्टेट फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्टैब्लिश अंडर आर्टिकल 243I। अब देखिए, जैसे मैंने 243I बता दिया, 243K बता दिया, अब 243W भी आप थोड़ा ध्यान में रखिए। इसके अंदर 29 जो पावर्स दे रखी हैं पंचायत की, वो इसमें आती हैं, ठीक है। तो ऐसे आर्टिकल्स आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। आजकल हमारे जो क्वेश्चन है इस तरह से पूछे जाते हैं, सीधा उठा के। ये भी पूछते हैं कौन से आर्टिकल में लिखा है कि वीमेन के लिए रिजर्वेशन है, बताइए, अब ढूंढो। ये पूछा जाता है आजकल, ठीक है। और 243T है कि W है कि C है, देखिए आप लोग अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेट द ऑफिस ऑफ लोकायुक्त वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश। ये तो आपके हैं, महाराष्ट्र है हमारा, मतलब मैं महाराष्ट्र में इसलिए बोला मैंने महाराष्ट्र। द ऑफिस ऑफ लोकायुक्त वाज एस्टैब्लिश इन महाराष्ट्र ईयर 1971 अंडर द महाराष्ट्र लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त एक्ट 1971, ठीक है। अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन, इफ यू नो यू नो। अब इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला था नहीं। द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट प्राइमरली एम्फोसिस ऑन डिग्निटी ऑफ मैन एंड एज अ ह्यूमन बीइंग। अब देखिए ये सब चीज़ तो क्या ही करेगा, ओके तो ये सब तो फंडामेंटल राइट का भी पार्ट है वैसे। तो डिग्निटी ऑफ मैन, ये तो अपने आप में अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या ही समझाना आपको, ये इंपॉर्टेंट है। द प्रिंसिपल फॉर इलेक्शन टू स्टेट लेजिस्लेचर इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करता है? इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज मतलब 18 साल से जो ऊपर है उनको वोटिंग देने का अधिकार है। आपको बताया था मैंने, आर्टिकल नंबर कौन सा है, आर्टिकल नंबर 326। क्या बोलता है आर्टिकल नंबर 326? कि जो भी पर्सन है भाई उसको अधिकार है एडल्ट सफरेज के बेसिस पे, 18 साल का है तो वोट दे सकता है। देयर विल बी ओनली वन इलेक्टोरल रोल फॉर एवरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, बिल्कुल सही है। रिलीजन, रेस, सेक्स etc विल बी नो प्लेस इन फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल, बिल्कुल। अगर आपने इलेक्टोरल रोल आपने देखा होगा, आपके घर में आता है ना, आपके माता पिता जो भी सबका नाम रहता है उस पर, ठीक है, आपकी एज रहता है, जेंडर रहता है, ओके। तो कहीं ये लिखा रहता है कि कौन से रिलीजन, ये सब का पार्ट यहाँ पे, मतलब वो प्लेस नहीं है यहाँ पे इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करने के लिए, ओके। उसके बेसिस कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, बस ये है कि आप 18 साल से ऊपर है, आपका नाम आ जाएगा वहाँ पे, बस बात खत्म, और कुछ नहीं है वहाँ पे। तो थर्ड वाला भी सही है। द पॉलिटिकल पार्टी विल बी फ्री टू हैव देयर ओन नॉर्म्स, करेक्ट। पॉलिटिकल पार्टी को भाई पूरी फ्रीडम यहाँ पे दे रखी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, एज पर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, कि पॉलिटिकल पार्टीज आर अलाउड टू हैव देयर ओन इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन, उनको पूरा अधिकार है अपना करने का। एंड दे शुड, बट मेक श्योर करना है कि इलेक्शन कमीशन के जो लॉ एंड रेगुलेशन है उससे वो अबाइड करे, उसके साथ वो मैच करे। तो फोर्थ वाला भी सही है, ठीक है। तो सारे के सारे ऑप्शन सही है यहाँ पे। अभी देखिए आर्टिकल 326 जरा थोड़ा अलग से लिख लीजिए। इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे। द आर्टिकल प्रोवाइडेड द इलेक्शन टू द लोकसभा हाउस ऑफ पीपल, वही है, क्या बार बार पढ़ना उसको, ठीक है। 18 साल से ऊपर हैं तो आप दे सकते हैं, ओके, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, कास्ट और रिलीजन। चलिए बाकी तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूस द एज फ्रॉम 21 to 18, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको तो मैं अलग से जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कुछ अलग से कराऊंगा उसमें भी कवर करूंगा। 61 है भैया, 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और इसी के बाद हमारा जो इलेक्शन कमीशन था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पहले सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करता था, बाद में मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया उसको, क्योंकि अब ज़्यादा जनता आएगी ना वोट डालने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे ये कर दिया गया, ठीक है। और कब लाया गया था? 1988 में लाया गया था, और 1990 में कर दिया गया था। 1990 में मल्टी मेंबर बनाया,
पहले सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था, इसके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर जोड़े, वापस इनको पता नहीं क्या सदमा आया, उन्होंने वापस 1993 में चेंज कर दिया, मतलब और फिर वापस से कर दिया, ऐसा कुछ उन्होंने किया था। सो ये काम है उनका, बट आफ्टर 1993 तब से 3 मेंबर बॉडी है, तो इलेक्शन कमीशन इज राइट नाउ इज अ मल्टी मेंबर बॉडी। ओके, ये आपको बस दिमाग में रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा, मैच द फॉलोइंग में भी पूछा हुआ है। ओके, जब अमेंडमेंट का मैच द फॉलोइंग कराते हैं ना, तो उसमें पूछते हैं लोग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट रिलेटेड टू द इलेक्शन कमीशन, अच्छा कौन सा भाई नहीं है, कौन सा नहीं है? क्या इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करने का काम है इनका? बिल्कुल काम है इनका, करेंगे ये लोग। कंडक्ट ऑफ ऑल द इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, बिल्कुल पार्लियामेंट के इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे और बिल्कुल कराएंगे। क्या प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का भी कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे। टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर, देखिए प्रोविजन बनाने का काम किसका है? पार्लियामेंट का काम है भैया, और स्टेट लेजिस्लेचर का काम है, इनका काम नहीं है, इनका काम है कंडक्ट कराने का, ठीक है। प्रोविजन बना के नोटिफाई करने का काम किसका है? वो करेगी हमारी लेजिस्लेटिव बॉडीज जो है, ठीक है, लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, वो करेगा भाई, इनका काम थोड़ी है वो काम उसमें घुसना, ठीक है। तो ये डी वाला गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु डिसाइड डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कौन डिसाइड करेगा भाई? देखिए एज पर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और इवन आर्टिकल 103 के साथ यहाँ पे थोड़ा पावर दी गई है, प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन का इशू हो तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट का हो तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ओके, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 103 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज रेफर टू द प्रेसिडेंट हुज एक्ट इन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड द प्रेसिडेंट डिसीजन इज फाइनल। लेकिन वही अगर डिस्क्वालिफिकेशन वाला ग्राउंड हो तो कौन एक्शन लेगा? यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन अगर डिफेक्शन के बेस पे हो, सॉरी डिस्क्वालिफिकेशन किसके बेस पे हो? डिफेक्शन के बेस पे हो, तो किसके पास पावर है? स्पीकर के पास पावर है और राज्यसभा के चेयरमैन के पास पावर है। अगर डिपेंड करता है मेंबर कहाँ का है, वो राज्यसभा का है कि लोकसभा का है। चलिए आगे। विच एक्ट स्टैब्लिश द पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, अलग से पढ़ेंगे इसको। चलिए इसमें ज़्यादा भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, हु इज कॉल्ड अ गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स? कौन है भाई? कैग है। कैग को हम बोलते हैं गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। कैग को भी अलग से डिस्कस करेंगे। होपफुली काफ़ी चीज़ें हमने की इसके अंदर, आपको मज़ा आया होगा अगर आप आखिर तक बने हैं तो, और नहीं बने हैं तो फिर अब हम क्या करें। चलिए, अगर और ऐसे वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा मैं, बने रहिए मेरे साथ, और जितने भी कंसेप्ट बचे हुए वो भी जल्दी कंप्लीट करूँगा। टारगेट वही है मेरा, 28 Feb तक मुझे टारगेट रखा, मैंने खुद के लिए रखा है दैट आई विल कंप्लीट द इंडियन पॉलिटी, और साथ में PIQs भी लाता रहूँगा जिससे थोड़ा मन बना रहेगा और हम अपना चेक करेंगे प्रोग्रेस क्या है। तो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और आप भी लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।